नमस्कार साथियों आप सभी का जेके शिक्षा चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हमारे चैनल पर अर्जुन जी विजवा विज्ञान के गुरुजी हैं, आमंत्रित करते हैं उनको, जो कि आज 9th क्लास के स्टूडेंट को अध्याय नंबर 5 जीवन की मूलभूत इकाई पढ़ाएंगे। तो स्वागत है अर्जुन जी विजवा साहब का। तो शिक्षा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 9th क्लास का अध्याय नंबर 5, जिसका मूल नाम है अपना जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, इसके बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और जीवन की मूलभूत इकाई हमारे शरीर की होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका कहते हैं। तो हम कोशिका के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है, हमने अध्याय 4 में पहले आपने भी पढ़ा हुआ होगा कि जैसा कि हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि परमाणु की संरचना। परमाणु क्या होता है, पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु से क्या होता है, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से मिलकर तत्व बनता है, और तत्व से मिलकर फिर पदार्थ मिलते हैं, पदार्थ बनता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ हमारे शरीर की, मानव शरीर की, जंतुओं की और पेड़ पौधों की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे बोलते हैं कोशिका। ये कोशिका होती है, ये कोशिका होती है। ये कोशिका, एक कोशिका, दो कोशिका, ऐसे कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, उत्तक का निर्माण करती है। फिर वो उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे अंग तंत्र फिर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है। कैसे, उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई भवन है, भवन के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट हो सकती है या रेत का कण हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा कण वो है, वही एक दूसरे मिलकर पूरे भवन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं मिलकर, कोशिका मिलकर फिर उत्तक का निर्माण करेगी, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेंगे, और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र के अंदर हम समझ सकते हैं अंग तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र हो सकता है, इसके अंदर परिसंचरण तंत्र हो सकता है और श्वसन तंत्र हो सकता है। इसी प्रकार फिर ये मिलकर हमारा शरीर का निर्माण कर लेते हैं, शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसा अब कोशिका क्या होती है, कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की, उन्होंने सर्वप्रथम एक पेड़ की छाल ली थी, और पेड़ की छाल को उसकी पतली परत निकाली। पतली परत निकालकर उन्होंने माइक्रोस्कोप से, उनके द्वारा बनाया गया एक अनगर माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप पर उन्होंने देखा, और उन्होंने माइक्रोस्कोप पर देखा तो उस समय छोटे छोटी कक्ष दिखाई दिए, कोष दिखाई दिए। वो कोष मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। इन्हीं कोषों या कक्ष को उन्होंने बाद में नाम दिया कोशिका। क्या किया उन्होंने, सर्वप्रथम एक पेड़ की छाल ली, इस पेड़ की छाल की भी वापस उन्होंने पतली परत ली, और इस पतली परत को उन्होंने क्या किया, इस पतली परत को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के ऊपर उन्होंने रखा, और उन्होंने रखा तो उन्हें कोष दिखाई दिए, कक्ष दिखाई दिए। ये कक्ष कैसे थे, मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। इन्हीं मधुमक्खी छत्ते के कोष को उन्होंने फिर नाम दिया कोशिका। ये कोशिका जो उन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका थी मृत कोशिका। और इस मृत कोशिका कैसे दिखाई दे रही थी, वो मृत कोशिका दिखाई दे रही थी मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। हम ऐसे भी जान सकते हैं और एक प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम कोशिका को देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, पेड़ की छाल की जगह हम प्याज लेंगे, और प्याज की एक अवतल पतली परत लेंगे, उसको वही सूक्ष्मदर्शी के ऊपर रखेंगे, तो हमें वही कोष जैसी संरचना दिखाई देती है, या कक्ष जैसी संरचना दिखाई देती है। वो संरचना कैसी होती है,
वो संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है हमें। और इन्हीं संरचना के अंदर क्या होता है, इन्हीं संरचना के अंदर मध्य में कहीं कहीं अपने को एक छोटा केंद्रक के समान संरचना दिखाई देते। इस प्रकार रोबोट हुक ने कोशिका की खोज की थी और उन्होंने हमें बताया था कि 1665 में शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम कहते हैं कोशिका। अब जान लेते हैं हम कोशिका की संख्या के आधार पर ये क्या होती है, एक छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर बड़ी उत्तक का निर्माण कर लेते हैं, फिर उत्तक अंग का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण होता है, फिर शरीर का निर्माण होता है। तो हम कोशिका की संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि जीव कितने प्रकार, जीव 2 प्रकार के होते हैं, वो भी कोशिका की संख्या के आधार पर। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं? कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? 2 प्रकार होंगे, एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? पहले समझेंगे एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनमें सिर्फ मात्र एक कोशिका हो, सिर्फ क्या हो, एक कोशिका हो। ऐसे जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो ना बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिका है और इसमें बहुकोशिकीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं होती है, दो या दो से अधिक कोशिकाएं होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय है तो इसमें समस्त कार्य, इसके जैविक जो समस्त कार्य होंगे वो सिर्फ एक कोशिका में होंगे, इसलिए इसे बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और ये एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हो सकते हैं? अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है और युग्लिना हो सकता है। और बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन से होंगे? बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, इसी प्रकार युग्लिना भी हो सकता है। और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हो सकते हैं जैसे मानव, हमारे अंदर भी एक से अधिक कोशिकाएं, तो हम कौन से जीव हो गए? बहुकोशिकीय जीव। इसी प्रकार हम देख सकते हैं पेड़ और पौधों में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसलिए पेड़ और पौधे भी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव। पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु, ये सभी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव। चींटी मान लो, हमें जो भी जीव, बड़े जीव दिखाई देते हैं उन सभी में क्या होती है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। हमने समझा कोशिका की संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं ना, वो जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। और बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं होती है, वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हो गया अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना। इसी प्रकार बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हो गए मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चींटी आदि। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। हमने वहां पर देखा था प्याज की झिल्ली का, जब हमने सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था तो हमें कोशिका के अंदर एक छोटा सा छिद्र दिखाई दिया। इस छोटे से छिद्र या केंद्र, उस छिद्र को बोलते हैं केंद्र। इस केंद्र के आधार पर हम क्या करेंगे? हम कोशिका के प्रकार बनाएंगे। उस छिद्र के आधार पर कोशिका के प्रकार कैसे बनाएंगे? हमें वो छिद्र जिस कोशिका में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा उसे तो हम बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें हम लोग छिद्र कम दिखाई दे या अस्पष्ट दिखाई दे उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की, 2 प्रकार कौन कौन से? हमने बताया केंद्र के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होगा उसका प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। फर्स्ट हो गई अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और सेकंड होगी इसी प्रकार, सेकंड कोशिका हो जाएगी, सेकंड होगी यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्यों और यूकैरियोटिक कोशिका क्यों? हमने देखा था कि कोशिका के अंदर छोटा केंद्र दिखाई दिया था, वो केंद्र क्या होता?
अस्पष्ट किसी किसी कोशिका में अस्पष्ट दिखाई दे रहा था और किसमें सुस्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसीलिए उसके अंदर के आधार पर हम कोशिका को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो पहले हम समझ जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक में प्रो क्या और कैरियोटिक क्या। इसमें प्रो का अर्थ होता है पुराना या प्राचीन, पुराना प्राचीन जो समय के साथ बीत गया है, अस्पष्ट हो गया इसलिए। और कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक, कैरियोटिक का अर्थ होता है, कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक, केंद्रक। प्रो का मतलब पुराना, ऐसा केंद्रक जो हमें अस्पष्ट दिखाई दे रहा है उसे तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक, यू का अर्थ होता है अपना कि सत्य मतलब वास्तविक, ऐसी कोशिका जिसमें सही और स्पष्ट केंद्र दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है। सर्वप्रथम तो हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक का आकार। इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक कोशिका में आकार क्या होता है, छोटा होता है। छोटा कितना सा होता है, इसमें छोटा होता है, इसका आकार हम मान सकते हैं 1 से 10 यूएम, 1 से 10 यूएम। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है, आकार छोटा होता है और छोटा कितना होता है 1 से 10 यूएम। इसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा इसका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। बड़ा कितना होता है, बड़ा होता है इसका 5 से 100 यूएम, 5 से 100 एम। हमने पहला अंतर देखा। दूसरा ये है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ना, इसका केंद्र क्या हमने पढ़ा है कि प्रो है ना पुराना, पुराना ना प्राचीन, प्राचीन तो अस्पष्ट होता है। तो इसका केंद्र कैसा होता है, इसका केंद्रक अस्पष्ट होता है। इसमें केंद्रक अस्पष्ट, इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है, इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट होता है। तो इसमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम पाया जाता है, कोशिका छोटी है, केंद्रक अस्पष्ट है, तो इसमें क्या सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें कितने क्रोमोसोम, कौन सा था, एक क्रोमोसोम पाया जाता। इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता, तो इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता। चौथा अंतर क्या हो सकता है, चौथा अंतर यह हो सकता है कि इसमें केंद्रक अस्पष्ट है, तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, मान लो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक अस्पष्ट है, तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें सुस्पष्ट कोशिकांग पाया जाता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगों का अभाव होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, यूकैरियोटिक में यह होगा कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे। इसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। एक और अंतर लिख सकते हैं अपन, पांचवा अंतर ये हो सकता है, इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें 70 तथा 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 70 तथा 80 इस प्रकार के राइबोसोम, 70 तथा 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं।
हमने क्या देखा, हमने सर्वप्रथम देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, आकार छोटा होता है। छोटा कितना होता है, 1 से 10 यूएम। इसी प्रकार जो यूकैरियोटिक कोशिका, इस यूकैरियोटिक में आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। आकार क्या होता है, 5 से 100 यूएम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, इसमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है। इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग की अनुपस्थिति होती है, मतलब कि उपस्थित नहीं होते, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 70 तथा 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक और, इसमें जब प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जब विभाजन होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन होता है, तो विभाजन किस प्रकार का होता है, इसमें कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन, इसमें कोशिका का विभाजन द्विखंडन, द्विखंडन, द्विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इन कोशिकाओं में विभाजन, इसमें विभाजन समसूत्री, समसूत्री तथा अर्धसूत्री, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उनमें विभाजन द्विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन कैसा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन होता है समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अब इसका उदाहरण दे सकते हैं अपना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होते हैं, इसमें उदाहरण मान सकते हैं अपन नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, और कुछ जीवाणु हो सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में कौन सी कोशिका होगी, यूकैरियोटिक कोशिका। पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गए, और जीव जंतु, जीव जंतु आदि। तो हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, कौन बड़ा होता है, कौन छोटे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका उदाहरण हो गए नील हरित शैवाल एवं जीवाणु। अब हमने देखा, हमने सर्वप्रथम पढ़ा था कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की 1663 में की, और उसके आधार पर हमने उसमें केंद्रक देखा, उस केंद्रक के आधार पर हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। उससे पहले हमने देखा था कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर हमने, कोशिका की संख्या के आधार पर हमने जीवों को 2 भागों में बांटा था। एक तो था एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में अमीबा तथा पैरामीशियम देखा था, बहुकोशिकीय जीव के अंदर हम पेड़ पौधे और जीव जंतु इनको देखा था। फिर हमने देखा कि कोशिका की 2 प्रकार देखे, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आइए हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में और विस्तार से जानते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है। हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में क्या क्या होता है, जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, एक बार हम चित्र बनाएंगे पादप कोशिका का, और पहले पादप कोशिका को समझेंगे, उसके बाद हम जंतु कोशिका को समझेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका को 2 प्रकार के मान सकते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। 2 प्रकार की कौन सी हो सकती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका, पादप कोशिका हम पहले पढ़ेंगे पादप कोशिका, उसके बाद पढ़ेंगे हम जीव जंतु कोशिका। पादप कोशिका में क्या क्या होता है, जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, हम दोनों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्या होता है, पहले पादप कोशिका हम डायग्राम समझेंगे, पादप कोशिका में क्या क्या होता है, बाहर क्या चीजें होती है, उसके अंदर क्या होती है। एक बार पहले उसका थोड़ा सा डायग्राम बनाकर हम देखते हैं कि पादप कोशिका का डायग्राम कैसा होता है और पादप कोशिका कैसी होती है।
एक बार आप डायग्राम को सीधे आराम से देखिए और हाँ, तो इसमें क्या है, ये एक प्रकार की पादप कोशिका है। एक बार आप समझने की कोशिश करना, इसमें सर्वप्रथम फर्स्ट से क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट हम बाहर चलते हैं, तो बाहर से क्या होता है कि ये जो एक एक चीज हम सब समझते चलेंगे क्या होता है। ये जैसे ये जो बाहर आपको दिखाई देता है ना, ये किसी दूसरी कोशिका की बाह्य भित्ति हो सकती है, बाह्य झिल्ली हो सकती है। तो हमें पहले इस कोशिका, पादप कोशिका के बारे में पढ़ना है कि पादप कोशिका में क्या होता है। सबसे पहले हम बाहर से अंदर की ओर चलते जाएंगे, किसमें क्या पढ़। सबसे बाहर जो भाग आपको दिखाई देता है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती है, ये बाहरी बार कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका बहुत सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर चलेंगे अपन, इसके अंदर चलेंगे तो देखेंगे इसके अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बोल दो आप इसको, या इसको एक नाम और भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोल सकते हैं अपन? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, बात एक ही है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति होती है, जो कठोर होती है, दृढ़ होती है, सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। लेकिन कोशिका झिल्ली होती है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। और जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब इसके अंदर चलेंगे अपन, इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर देखेंगे तो कोशिका झिल्ली के बाद जो द्रव दिखाई देता है हमें, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव दिखाई देता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव। अब इस कोशिका द्रव के अंदर अनेक झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे ये कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव है। इस कोशिका द्रव में अनेकों प्रकार के कोशिका अंग पाए जाते हैं। इन कोशिका अंगों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं तथा इनका भिन्न भिन्न कार्य होता है। जैसा कि हम सर्वप्रथम देखेंगे कि ऊपर अपने को दिखाई देता हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक होता है, ये हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये हरित लवक क्या करता है? क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने के लिए यही उत्तरदायी होता है। और इसी हरित लवक के कारण पादप के रंग क्या होता है? हरा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये बड़े गोलाकार संरचना दिखाई देती है, इन्हें बोलते हैं लाइसोसोम। इन्हें बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, इन्हीं लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। क्योंकि ये लाइसोसोम क्या करते हैं? ये कोशिका में कोई भी टूटे फूटे भाग हैं या कोई अनावश्यक भाग है तो उसका भक्षण करने का काम यही लाइसोसोम करते हैं। इन्हीं लाइसोसोम के कारण इन्हें बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। इसी गोल गोल संरचना के संबंध में छोटी छोटी गोल गोल संरचना और दिखाई देती है, उन्हें बोलते हैं राइबोसोम। राइबो, जो बड़ी संरचना गोल संरचना होती है उन्हें बोलते हैं लाइसोसोम। जो छोटी गोल संरचना है उनको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और इसी प्रकार एक और अंग दिखाई देता है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये नहीं होगा तो कोशिका का कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि इसके द्वारा ही पूरी कोशिका को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, इसको कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया
कोशिका का शक्ति ग्रह कह सकते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं या बिजली घर कह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण कोशिका में ऊर्जा जो प्रदान करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। और इसमें जो एक बड़ी सी संरचना दिखाई देती है इसे बोलते हैं रिक्तिका। इसे बोलते हैं रिक्तिका। इस रिक्तिका बड़ी सी संरचना दिखाई देती है, इसे रिक्तिका कहते हैं। ये रिक्तिका बड़ी होने के कारण इसमें क्या होता है, केंद्र क्या होता है, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर विस्थापित हो जाता है। इस बड़ी संरचना की रिक्तिका के कारण केंद्र क्या होता है, इसमें परिधि की ओर विस्थापित हो जाता है। जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिका बड़ी नहीं होती, इस कारण उसमें जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है, सेंट्रल में होता है। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, रिक्तिका बड़ी होती है। इस रिक्तिका बड़ी होने के कारण जो केंद्रक होता है ना, वो केंद्रक तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की साइड और परिधि की ओर चला जाता है। इसी प्रकार और कोशिकांग भी दे सकते हैं हमें, ये हरित लवक कोशिकांग, ये लाइसोसोम कोशिकांग, ये राइबोसोम कोशिकांग, ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम। और अपन इसमें देखेंगे, इसमें ये पुट्टिका जैसी संरचना दिखाई देती है। इस पुट्टिका जैसी संरचना को हम कहते हैं गाल्जी उपकरण। क्या कहते हैं, गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण कहते हैं। ये क्या करता है, ये कोशिका के अंदर कुछ भी पदार्थ बनते हैं उनमें संचित करने का काम करता है। ये पुट्टिका के रूप में एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में जमे होते हैं। और इसी प्रकार इसमें दो अंतःद्रवी जालिका पाई जाती है। अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका। ये अंतःद्रवी जालिका होती है, ये कोशिका में जाल की तरह होती है। और ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो अंतःद्रवी चिकनी होती है, इसे बोलते हैं चिकनी अंतःद्रवी जालिका। और एक होती है जिसमें थोड़े थोड़े से उभार पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। अब इस कोशिका, जो पादप कोशिका, इसके बीच में थोड़ा सा साइड में होता है, उसे बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसी केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्र के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। और इस केंद्रक के अंदर केंद्रक के बीच में क्रोमोसोम तथा डीएनए पाए जाते हैं। क्रोमोसोम तथा डीएनए पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने सर्वप्रथम पादप कोशिका देखी। पादप कोशिका सर्वप्रथम हमने डायग्राम बनाया। और डायग्राम में भी सबसे पहले क्या पढ़ा, बाहर से पढ़ते पढ़ते अपन अंदर गए। बाहर में क्या देखा, सर्वप्रथम हमने देखा बाहरी बार क्या होता है, ये दूसरी कोशिकाओं का है। ये जो शेप दिखाई देती है ये दूसरी कोशिका है, इसके साथ वाली कोशिका है। लेकिन अपना मेन ये जो बीच वाली कोशिका वो पादप कोशिका। इसमें पहले क्या देखा हमने, कोशिका भित्ति देखी थी, सिर्फ पादप कोशिका होती। फिर कोशिका भित्ति के बाद हमने क्या देखा, कोशिका झिल्ली, जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। उसके बाद देखा हमने गोलाकार संरचना दिखाई दी हमें, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। इसके बाद इस गोलाकार जैसी संरचना, लेकिन छोटी छोटी बिंदु होते हैं, उसे बोलते हैं राइबोसोम। ये सभी क्या है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित है और कोशिका अंग है। राइबोसोम देखा। राइबोसोम के बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला कोशिका का शक्ति ग्रह। इसी प्रकार ये बीच में जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के मध्य जो द्रव पाया जाता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। इधर देखा हमने गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण एक दूसरे के ऊपर समांतर होते हैं। और अंतःद्रवी जालिका देखिए, अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार होती है, चिकनी अंतःद्रवी जालिका, दूसरी होती है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। इसके बाद हमने देखा कि इसके बीच में ही थोड़ा साइड में होता है, उसे बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक के बीच में कुछ क्रोमोसोम तथा डीएनए पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा कोशिका, पादप कोशिका। तो इस प्रकार पूरी पादप कोशिका बनी होती है। और इसके बाद हम देखेंगे जंतु। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जंतु कोशिका। जंतु कोशिका देखेंगे और जंतु कोशिका के बाद हम देखेंगे जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर देखेंगे। उसके बाद कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका के पहले कोशिका भित्ति पाई जाती है, फिर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसके बाद कोशिका के विभिन्न अंग पाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अगले इनके जो कोशिकांग है इनके विस्तार में, इन कोशिकांगों के बारे में हम और अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। वंदे मातरम। नमस्कार साथियों,
साथियों, आप सभी का जेके शिक्षा चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हमारे चैनल पर अर्जुन जी विजवा विज्ञान के गुरुजी हैं, आमंत्रित करते हैं उनको, जो कि आज 9th क्लास के स्टूडेंट को अध्याय नंबर 5 जीवन की मूलभूत इकाई पढ़ाएंगे। तो स्वागत है अर्जुन जी विजवा साहब का। तो इससे